नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम आपको पश्चिम बंगाल से एक बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए एक हिंदू एक्टिविस्ट से मिलवाते हैं। आप संभवतः नाम सुना हो देवदत्त मांझी जी का। देवदत्त मांझी जी जो हैं वो अ, हिंदुओं के लिए ज़मीन पर रहकर चाहे वो लव जिहाद हो, शोषण हो, उत्पीड़न हो और आपने चौरंगी से 2021 में चुनाव भी लड़ा था भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर और इस समय भी संदेश खाली कांड इत्यादि में सब में ये पूरी तरह से हिंदुओं के हित में कार्य कर रहे हैं। आपका स्वागत है देवदत्त जी, जयपुर डायलॉग्स पर। नमस्कार, नमस्कार। तो देवदत्त जी, कल ममता दीदी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है पूरे 42 लोगों की और संदेश खाली में कुछ परिवर्तन हुआ है। तो ये जो संदेश खाली में जो परिवर्तन किया है, नुसरत जहाँ को हटाया है, इससे क्या संकेत जा रहा है? क्या आप लोगों ने जो लगातार जो दबाव डाला है तृणमूल कांग्रेस पर संदेश खाली वाली घटना में, उससे क्या दीदी थोड़ी नर्वस हो गई है? क्या बात क्या है? देखिए संदेश खाली का जो लोकसभा क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से नुसरत जहां को हटाया है और उसका मेन वजह ये नहीं कि वहां पर हिंदुओं के प्रति उनको दया आया है या जिहादियों को साइड में रखना है, मतलब दूर भगाना है, ऐसा नहीं है। नुसरत जहां जो है वो बिल्कुल उनका परफॉर्मेंस जीरो था, उनका इन्वॉल्वमेंट लोकल लेवल पर एकदम जीरो, नेगेटिव। और नुसरत जहां का पर्सनल लाइफ का जो किस्सा बन गया वो थोड़ा टीएमसी वालों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया, क्योंकि वो जो सब डिवीजन है बसीरहाट, वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और वहां पर मुसलमान लोग ही नुसरत को पसंद नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ आवर एक्टिविटीज इन पर्सनल लाइफ। इस वजह से नुसरत को वहां से हटाया गया। पर नुसरत को हटाने के बाद वहां पर जिसको अभी लोकसभा का कैंडिडेट बनाया है, जी। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो हाजी नूरुल इस्लाम है। जी हाँ, जी हाँ। हाजी नूरुल इस्लाम पहले भी सांसद रह चुका है 2009 से 2014 तक। हुँ। वो वेस्ट बंगाल हज कमेटी का एक इम्पोर्टेंट पर्सन है और 2009 से 14 तक जब वो वहां का सांसद था, उस समय 2010 में 6, 7 और 8 सितंबर पूरा देवगंगा में व्यापक वन साइडेड राइट हुआ, हिंदुओं के ऊपर एट्रोसिटीज हुआ, पुलिस ऑफिसर का सिर फोड़ दिया, हाथ काट लिया, बहुत सारे गाड़ी जलाया गया, हिंदुओं का दुकान लूट लिया गया। और इस सब का नेतृत्व दिया था यही हाजी नूरुल इस्लाम, जिसको अभी ममता ने फिर से टिकट दिया है इंडियन पार्लियामेंट में भेजने के लिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मतलब ये है कि नुसरत जहाँ थोड़ी सॉफ्ट लग रही थी, तो इसलिए उनको हटा दिया गया। हार्ड लाइन चेहरा चाहिए बसीरहाट में। राइट, राइट। इसके अतिरिक्त ये जो बताएँ, ये जो संदेश खाली की घटना है, वैसे तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसकी बहुत सारी बात भी हो रही है और लगातार हम देख रहे हैं, जुडिशरी से लेके और सब जगह जो है वो ममता जी की थूथू हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी शेख शाहजहां को कोई रिलीफ देने से इनकार कर दिया। वो चाहते थे कि ये केस सीबीआई से हटा लिया जाए। तो ये केस सीबीआई में देने से इतना क्यों डर रही हैं ममता दीदी? देखिए, शेख शाहजहां एक पेटी क्रिमिनल नहीं है, केवल मतलब दो चार मर्डर कर लिया या कुछ डकैती में इन्वॉल्व है या थोड़ा सा लैंड ग्रैबिंग में इन्वॉल्व है, इतना तक वो सीमित नहीं है। या कुछ रेप में शामिल है, केवल इतना तक नहीं है। ममता को इस बात का डर है और शाहजहां शेख को या शेख शाहजहां को इस बात का डर है कि उसका जो बाकी रोल है, विच जिसमें एंटी नेशनल एक्टिविटीज है, जिसमें भारत के बाहर देशों के अंदर जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है, उससे उसका जो तालमेल है, कनेक्शन है, ये एक्सपोज ना हो जाए। इसलिए ममता बनर्जी घबरा रही है कि ये स्टेट पुलिस के हाथ से निकलकर अगर सेंट्रल एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दे,
और कहीं शेख शाहजहां को अगर बंगाल से अगर कहीं दिल्ली या कहीं बाहर ले जाकर उसके इंट्रोगेशन वगैरह करे, तो मतलब बहुत बड़ा मैटर सामने आ जाएगा। तो ममता इस को रोकने के लिए चाहती है कि इन्वेस्टिगेशन स्टेट लेवल पे ही रहे, सेंट्रल एजेंसी का हाथ में ना जाए। जी, जी, जी। सेंट्रल एजेंसी के हाथ में जाएगा, एनआईए को रेफ़र हो जाएगा, तो वो सारा जो स्मगलिंग का और ये पूरा जो नेक्सस चल रहा है। आपका ट्वीट मैं देख रहा था, आपने ये भी लिखा है कि जिसको टिकट दिया गया है देगंगा वाले जो दंगे में शामिल था, नूरुल हाँ, इस्लाम, तो कह रहे हाँ। हैं कि वो भी जो है वो शेख शाहजहां का नज़दीकी है, और गो स्मगलर अब्दुल बारिक बिस्वास का भी बहुत नज़दीकी है। ये क्या है? क्या शेख शाहजहां को यहाँ से टिकट मिलने वाला था क्या पहले? नहीं, शेख शाहजहां बहुत आगे बढ़ के पॉलिटिक्स, मतलब नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में उसका शायद इंटरेस्ट नहीं था। हुँ, वो हुँ। मेनली उनका टारगेट जो था वो है डेमोग्राफी चेंज, इस सब में उसका भूमिका ज्यादा था, और लार्जर पर्पस सॉल्व करने के लिए उसका एक्टिविटीज था फॉर मतलब यहाँ के जो जिहादी लॉबीज है उनके लिए वो उसका काम वो काम करते थे। इसीलिए देखिए उसका नाम जो है, रोहिंग्यास को सेटल करना भारत में, पश्चिम बंगाल में, इसमें शेख शाहजहां का एक बड़ा भूमिका है। ये केवल रोहिंग्या से वोट दिलाने के लिए नहीं, वोट तो एक फैक्टर है ही, पर जो लार्ज स्केल वायलेंस हो रहा है वन साइडेड, उसमें रोहिंग्यास का पार्टिसिपेशन, रोहिंग्यास को फर्दर ग्रूम करना, आइडेंटिफाई कराना कौन सा हिंदू एरिया है, कौन सा हमारा टारगेट होना चाहिए, इस तरीके से रोहिंग्यास को ग्रूम करना, ये भी शाहजहां शेख का एक काम या भूमिका आप बता सकते हैं। केवल मतलब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं, उसके बाद भी उसका जो रोल रहा है, जैसे कि बादुरिया में दंगा हुआ था शायद आज से 2018 या 17-18 में, उसमें भी शेख शाहजहां का बड़ा रोल था। उसमें मैंने एक देखी, मेरा ट्वीट में अब्दुल बारिक विश्वास लिखा, जो गोस्ट काउ स्मगलिंग एंड गोल्ड स्मगलिंग के साथ उसका इन्वॉल्वमेंट। तो ये सब मिलजुल के काम करते हैं। ओपन फोरम में शायद एक साथ दिखेगा नहीं, पर ये सब एक ही जिले के रहने वाले हैं, और ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो इसमें ये लोग का जो रोल है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। केवल कुछ लैंड हड़प लिया या रेप कर दिया, ये भी हीनियस क्राइम है, पर ये लोग का इंटेंशन और मोटिव इससे कहीं और बड़ा है, जो हमारे देश का नुकसान करने लायक है। इस तरह का ये लोग का प्लानिंग एंड एक्टिविटीज रहता है। तो ये जो शुरुआत हुआ था इस पूरा शेख शाहजहां कांड का, वो तब हुआ था जब ईडी ने इसके ऊपर रेड किया था राशन स्कैम को लेकर। तो ये राशन स्कैम क्या है? ये राशन स्कैम भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, जिसमें फेक राशन कार्ड बनाकर, एंड वो 2-4 हजार नहीं, लाखों की संख्या में राशन साइफोन किया जा रहा था, ब्लैक मार्केट में राशन बेचा जा रहा था। मतलब ये बहुत बड़ा स्कैम है, और इसमें वेस्ट बंगाल का एक मिनिस्टर ज्योति प्रिय मल्लिक, जो भी वो जिला का है, वो अभी जेल में है, उसका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें पक्का पाया गया, और शेख शाहजहां का इन्वॉल्वमेंट पाया गया इसमें। और एक आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात भी लोगों तक ले जाना चाहता हूं कि जो अब्दुल बारिक बिस्वास है, ये भी इसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने कुछ नहीं भी तो कम से कम 5,000 ऐसे फेक अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स क्रिएट करके रखे हैं, जो फेक यानी कि उनके पास ही लेबर काम करते हैं ब्रिक फील्ड में, वो लेबर्स का बैंक अकाउंट उन्होंने खोला, और उसका जो बैंक ट्रांजैक्शन करने के लिए जो भी चाहिए, चेक, ओटीपी वगैरह जो मोबाइल चाहिए होता है, इस सब का कंट्रोल अब्दुल बारिक विश्वास के हाथ में रहता है। और ये वही अब्दुल बारिक विश्वास है जो आज से 7-8 साल पहले इसको ईडी ने अरेस्ट किया था, क्योंकि इसके पास 100 kg गोल्ड, मतलब अराउंड 60-65 kg गोल्ड और आर्म्स एमुनेशन के साथ ये पकड़ा गया। और
नेक्स्ट डे सोचिए, आज पकड़ा गया, नेक्स्ट डे उसको कलकत्ता का एक कोर्ट से बेल मिल जाता है। फिर हमने क्या किया, हमने इसके अगेंस्ट में हमने हाई कोर्ट मूव किया फॉर हिज कैंसिलेशन ऑफ बेल। हाई कोर्ट वो पिटिशन रिजेक्ट कर दिया। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट मूव किया। तब उसके बाद ईडी ने भी इसका कैंसिलेशन ऑफ बेल लगाया। फिर इसका बेल कैंसिल करके 1.5 साल तिहाड़ जेल में था। फिर उसको बेल मिला। तो ये बड़ा सिंडिकेट है, बड़ा रैकेट है। ये ऐसा साजिश है कि हमारा जो पश्चिम बंगाल है, इसको भारत से तोड़ के ले जाने का जो साजिश है और जो एक्शंस है, ये सब इस साजिश का एक एक सिपाही है। ये लोग इस मतलब इस प्लानिंग को नतीजे में लाने के लिए ये लोग सब काम करते हैं, चाहे अब्दुल बारी विश्वास हो, हाजी नूरुल इस्लाम हो, शेख शाहजहां हो। क्योंकि इतना बड़ा देगंगा राइट, उसके बाद भी हाजी नूरुल इस्लाम को कुछ पनिशमेंट होता नहीं है। उसको दोबारा टिकट देके ममता ने उसको एक इनाम भी आप समझिए ना दे दिया है। आपने ये वो भी लिखा राइट आपके में आर्मी को भी जी हाँ। उतारना पड़ा। इतना बड़ा संख्या, मतलब उस राइट के इतना ग्रेविटी था जिसमें आर्मी को भी उतारना पड़ा था। वो देगंगा मार्केट वगैरह में गांव के अंदर आर्मी मार्चिंग करने के बाद, आर्मी के हाथ में जाने के बाद तब एरिया कंट्रोल में आया। जी, जी, जी। एक आपने ये भी लिखा कि वो मालदा साउथ में जिसको टिकट दिया है, कोई रेहान है, तो वो भी जो है वो इसी प्रकार का व्यक्ति है। जी जी जी, वो स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो इन्वॉल्व है। सिमी, और सिमी के साथ में। स्टूडेंट एसआईओ एसआईओ के साथ अच्छा। इन्वॉल्व है। सिमी का तो वो इमरान हसन था, जो राज्यसभा का एमपी बनाया था ममता ने जिसको। और ये एसआईओ के साथ इन्वॉल्व है, जो जैसे कि सीएए, इस तरह का जो हम लोग का केंद्र सरकार के जो प्रोजेक्ट है, मतलब प्लान्स है, इसके अगेंस्ट में उसका मूवमेंट रहना, विदेशों में जाके सेमिनार में पार्टिसिपेट करना, जिसमें हमारे देश विरोधी तत्व जो है, जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें इसका स्पीच रखना। तो इस तरीके के लोगों के साथ, और इन्हीं को ममता प्रमोट कर रही है। सांसद का मतलब चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इस तरीके का लोगों को टिकट देने का मतलब तो यही है। जी, बात तो आप सही कह रहे हैं कि ये मतलब तो है, लेकिन अ, ये जो घटनाएँ हो रही हैं और विशेषकर से जो लोगों का जो मूवमेंट है, वो ममता के विरोध में जो लोग खड़े हो रहे हैं और ये संदेश खाली का जो मूवमेंट चला, तो इससे आपको लगता है कि क्या लोगों में इतनी जागरूकता आई है कि ये 2024 के लोकसभा चुनाव में वो खुलकर वोट दे पाएँगे? देखिए, आपका प्रश्न जो है, लोगों में जागरूकता तो आया है, पर खुलकर वोट दे पाएंगे कि नहीं, इसमें क्या है, टीएमसी का टेरर काम करता है। वोट मतदान देने से लोगों को रोका जाता है। तो इसमें हमने सुना है कि सेंट्रल फोर्सेस पर्याप्त रहेगा, पर केवल सेंट्रल फोर्सेस पर्याप्त रहने से भी खाली नहीं होगा। सेंट्रल फोर्सेस को ये भी ब्रीफ करना है कि कौन सा एरिया है, इसमें कौन नोटोरियस एलिमेंट्स है जिसको रोकना है, क्या परिस्थिति तक, सिचुएशन तक हम देखेंगे, उसके बाद हमको एक्शन लेना है। ये सब ब्रीफिंग भी बहुत दरकार है। आई होप ये सब काम होगा। और जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, टॉर्चर करते हैं, वोट देने नहीं देते हैं, इन सब एलिमेंट्स को भी मुझे लगता है इलेक्शन के पहले अगर इनके अगेंस्ट में कड़ा स्टेप कदम उठाया जाए तो लोग अवश्य वोट दे पाएंगे, क्योंकि लोग वोट देना चाहते हैं। एकदम अंदर से, अंतर से लोग आके वोट देना चाहते हैं, और वो व्यवस्था इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, ताकि लोग निर्डर होके अपना मतदान दे, वोट दे। और ये भी देखना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, पोलिंग परसेंटेज जेन्युइनली कैसे बढ़ाया जाए, कैसे बढ़े, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि लोग वोट देने से डर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसा माहौल टेरर का बना के रखा है ममता बनर्जी और इसके जो थग्स है, गुंडे हैं, बदमाश है, कि लोग वोट देने, आम लोग वोट देने से डरते हैं। हाँ जी, वो तो देखा था ना, वो अभी किसी
आपके बूथ प्रेसिडेंट के घर पे हमला कर दिया, वो बूथ जी, प्रेसिडेंट तो भाग गया, जी। उसकी वाइफ़ को जो है उसको पत्नी को, हाँ, मॉलेस्ट हाँ। किया, उसकी पत्नी को, और उसके साथ में ज़्यादतियाँ की, वो घर में तोड़-फोड़ किया, ये सब आज ही आया है, वो देखा हमने। तो ये आप ये बताएँ कि 2021 में चुनाव के बाद जो टेरर फैलाया गया था, जो आतंक फैलाया गया था, उसको देखते हुए लोग वोट देने कैसे जाएँगे? क्योंकि 2019 में तो अच्छा वोट पड़ा था। तो क्या इसमें भी क्या अलग-अलग क्षेत्र में स्थिति अलग-अलग है? जैसे नॉर्थ बंगाल में ऐसा लगता है कि लोग फ्रीली वोट दे लेते हैं। आपका जो पश्चिमी हिस्सा है, उसमें भी लगता है लोग फ्रीली दे स लेते हैं। लेकिन जो कलकत्ता के आस-पास का, ख़ास तौर से ये नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना का जो एरिया है, इसमें लगता है लोग फ्रीली वोट नहीं दे पाते हैं। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। और अ, 2019 और 21 में थोड़ा जो फ़र्क था, 21 के समय फिर वो कोविड का एक वेव आया था, जब चुनाव हो रहा था, उसमें कोविड का एक वेव आया था। पर ये कोविड का जो खौफ था, ये ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ के लोगों के अंदर था और हिंदुओं के अंदर में ही था, क्योंकि आप मुस्लिम इलाके में देखेंगे तो वो खुल के आके वोट दिया, वो कोविड से घबराया नहीं। पर जो अर्बन में हिंदू इलाके हैं, इसमें पोलिंग परसेंटेज कम हो गया। ये कोविड के लिए हुआ और ममता का जो अ, गुंडे हैं, इनका एक खौफ था। और ये गुंडा का जो खौफ है, ये गाँव में ज़्यादा था, शहर में भी था, जो हाई राइज़ बिल्डिंग उसके नीचे लोग बैठ जाते हैं, निकलने नहीं देते हैं। विशेषकर जो वोटर लिस्ट है, उसमें जहाँ-जहाँ जो मारवाड़ी कम्युनिटी के लोग हैं, गुजराती है, ये लोग को डराया जाता है कि आप बिल्डिंग से मत निकलो, आपका वोट हो जाएगा। तो इसका भी एक असर चुनाव में आया है। पर मुझे लगता है कि इस बार का जो चुनाव है, 24 का जो चुनाव है, जी। लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहकर आगे आके वोट देंगे। रिस्क लेकर वोट देंगे, क्योंकि अभी लोग समझ रहे हैं कि अगर हम वोट नहीं दे पाते हैं, तो 5 साल हमारे ऊपर अत्याचार होगा। और अगर हम वोट दे लेते हैं, अगर हम वोट सही दें, तो हमारे लिए 5 साल पीस रहेगा। तो एक दिन का हमको ये चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और हमको किसी भी तरह जाके वोट देना है। जैसे कि घर में कोई मरीज हो, पेशेंट हो, चाहे बाहर मौसम कैसा भी हो, हमको अगर वो उसको पेशेंट को ले डॉक्टर के पास या अस्पताल ले जाना है, हम कोई भी चैलेंज लेकर ले जाएँगे। तो वोट को भी जो भारत के नागरिक है, विशेषकर पश्चिम बंगाल में जो है, उसी सेंटिमेंट से देखना चाहिए कि ये अपना अधिकार ही नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है। अपने भविष्य और आने वाली पीढ़ी के लिए ये हमारा कर्तव्य है, हमको किसी भी तरह जाके पोल करना, वोट देना है। चाहे थ्रेट कितना भी हो, हमको अपनी पीढ़ी को बचाना है और देश का भविष्य के लिए हमको वोट देना है। इसमें एक और भी बात देखने वाली है कि भद्रलोक का क्या अब एटीट्यूड है? क्योंकि आपका जो भद्रलोक जिसको बोलते हैं, वो भद्रलोक जो है वो टीएमसी के साथ ही रहा है। कितना भी हंगामा हो जाए, कितना भी अत्याचार हो जाए, कितना भी दीदी जो है वो अ, देश विरोधी तत्वों का समर्थन कर दे, कितना भी दीदी जो है वो हिंदुओं के विरोध में बात कर दे, तो भद्रलोक जो है वो नहीं हिलता। इस बार क्या भद्रलोक में भी कोई परिवर्तन है क्या? देखिए, भद्रलोक वर्ड का तो आपको पता है, मतलब जो है वो है जेंटलमैन, ठीक है? भद्रलोक, जेंटलमैन। तो मेरा समझ से जो व्यक्ति, मतलब जो अर्बन एरियाज़ के लोग हैं, वो लोग का एक वोटिंग परसेंटेज, मतलब एक चंक वोट हर समय शुरू से ये कांग्रेस और टीएमसी को गया है। जब पश्चिम बंगाल में सीपीएम का भी शासन था, कलकत्ता में ही कांग्रेस और टीएमसी के विधायक हुआ करते थे, सांसद भी हुआ करते थे। ये सुदीप बंदोपाध्याय, फिर आपका इस तरह के जो सांसद है, ये लोग सब कलकत्ता से ही चुन के आते थे। तो ये हर समय जो है, एक जो विधान चंद्र राय का समय से
कलकत्ता में हर समय हम लोग देखें कि जो कांग्रेस या टीएमसी से जो उम्मीदवार आते हैं उनको वो जीतते हैं। पर इसका केवल ये कारण नहीं है कि भद्र लोग, कलकत्ता का जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, ये एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। चाहे साउथ कोलकाता का सीट हो या नॉर्थ कोलकाता का सीट हो, जो मुस्लिम पॉपुलेशन ये एक बड़ा फैक्टर है। और इनका वोट कांग्रेस के तरफ या टीएमसी के तरफ जाता है, यही हम लोग देखते आए हैं। हाँ, हिंदू का भी वोट जाता है, भद्रलोक में जो ये है हिंदू का भी वोट जाता है, पर ये हमारा बैड लक है। पर आज के समय में इतना कुछ हो रहा है, वोट चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। हम लोग तस्लीमा नसरीन का समय से देखे हैं, तस्लीमा नसरीन को भगाना है तो उसमें रोड में आकर ये लोग दंगा किया। जिसको कुछ तस्लीमा नसरीन के बारे में जिनको पता भी नहीं था, स्कूल से अपने बच्चे को लेने गई है भद्रलोक का घर का आदमी, मतलब भद्रलोक हो या उनका वाइफ हो, तो वो लोग को पकड़ के पीट दिया गया। तस्लीमा को भगाना है तो इनको पीटने का तो कोई मतलब नहीं है। अभी हमने देखा एक मॉल, शॉपिंग मॉल के अंदर गर्मी का समय में लास्ट ईयर लोग घुस के लुंगी पहनकर उसके अंदर तांडव किया, पूरा सो गया। एसी की वहां पर एसी है तो उसमें अफेक्टेड कौन हो रहा है? भद्र लोग हो रहा है। रास्ता जाम करके हर फ्राइडे को रास्ता ब्लॉक कर देना, उसमें अफेक्टेड भद्र लोग ही हो रहा है। आज स्कूल में जहां पर पहले 5%, 10% अच्छे स्कूल में मुस्लिम स्टूडेंट्स रहता था, अभी वहां 30%, 40% हो रहा है। तो भद्रलोक के घर में भी इफेक्ट हो रहा है। भद्रलोक का बच्ची ज्यादा लव जिहाद का शिकार हो रही है। आज ही हमने, मतलब कल रात को हमने एक लव जिहाद विक्टिम को रेस्क्यू किया। शी इज फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास बट अ सुपर भद्रलोक फैमिली। तो अ, ये जो लव जिहाद है या ये जो प्रॉब्लम है इस्लामिक एक्सपेंशन का, तो इसका शिकार भद्रलोक भी हो रहे हैं। और जो शिकार हो रहे हैं उसका वोट जो है ममता से हट जाएगा। नहीं, वो शिकार जो हुआ, जिसको पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, वो हट गया तो खैर बात अलग है। लेकिन एज अ होल, एज अ सोसाइटी, क्या भद्रलोक को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो पूरा जो क्षेत्र था पश्चिम बंगाल, ये बचाया गया था पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से बच के ये हिंदुओं के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी इत्यादि ने उनसे बचा के इसको निकाला था। और इसमें जो है वो भद्रलोक ही आगे था। गोपाल पाठा जी भी राइट। भद्रलोक ही थे एक तरह से। हाँ, भद्रलोक पीछे। तो वो जो भद्रलोक ने जो इतना त्याग किया इसको बचाने के लिए, और 1946 के दंगे भी झेले, सब किया, और उसको ये इतनी आसानी से जो है वो वापस वहीं दे देंगे क्या? क्या एज़ अ सोसाइटी इनका जो कॉन्शियस है उसको कोई असर नहीं पड़ता? देखिए, असर पड़ रहा है, धीरे धीरे पड़ रहा है। और मुझे मेरा ये मानना है कि गोपाल मुखर्जी अभी भी है, मतलब वो गोपाल मुखर्जी ने, उनका जो आइडियोलॉजी था, उनके हृदय में जो जुनून था, वो अभी के जनरेशन में भी है। और मैं वही काम करता हूँ जिसमें ये जुनून देखता हूँ। अगर कोई सोचिए कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई टेंशन है, वहां पर जो यूथ आगे आगे खड़ा होकर उसका मुकाबला करता है, फिर बेचारा जेल जाता है या उसको इंजर्ड होता है, तो मैं उनको लीगल सपोर्ट देता हूँ। उनका फैमिली जब जिस दौरान वो जेल में है, उसका फैमिली को पहुंचाना, ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं, डिपेंडिंग उनका स्टेटस क्या है। अगर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, गरीब है, तो मैं उसका फैमिली को भी सपोर्ट देता हूँ। जेल से वो बाहर आए उसके लिए पूरा लीगल प्रोसेस का देखभाल करता हूँ। और अगर वो घायल है तो ट्रीटमेंट वगैरह कराना, ये एक काम है। तो ये है आज के जो पीढ़ी है, इसके अंदर भी ये जुनून है। पर हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये विशाल एक शक्ति के विरुद्ध में लड़ रहे हैं, जो हमारा समाज को तोड़ना चाहते हैं या हमारा समाज को भी कन्वर्ट कर देना चाहते हैं। हमारे जो भूमि है इस पर कब्जा कर रहे हैं। ये ग्लोबल शक्ति है और इसमें ये लोग को ग्लोबल दुनिया भर से सपोर्ट आ जाता है। लोकल सपोर्ट है पर दुनिया भर से सपोर्ट है। एक व्यक्ति को कुछ होता है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन दुनिया भर में हो जाता है, तो उसके विरोध में लड़ाई है।
तो मेरा भी ये प्रयास रहा है कि बंगाल में जो हिंदुओं के ऊपर प्रॉब्लम होता है, इसको भी हम ग्लोबल लेवल तक लेके जाएँ। दुनिया भर के लोग इसको जानना चाहिए और सोशल मीडिया के ज़रिए, थैंक्स टू सोशल मीडिया, ये लोग जान भी रहे हैं और ये जो है, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक प्रेशर भी डालता है। चाहे मामला छोटा हो या बड़ा हो, कोई गाँव में अटैक हो गया, जब भी सोशल मीडिया पे आता है और ये वायरल होने लगता है, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव आता है, अरे वहाँ के लोगों को तो बचाओ। ये अपना फेस सेव करने के लिए कुछ एक्शन ले लेते हैं। जी। मुझे लगता है तो ये लड़ाई, ये जंग हम लोग जीतेंगे, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अब जो थोड़ा बात कर लेते हैं जो ये जो बीजेपी की जो लिस्ट आई है और जो टीएमसी की लिस्ट आई है, तो इससे आप क्या देखते हैं कि पिछली बार जो सीटें जीती थीं, वो वापस जीत सकेंगे क्या? और क्या कोई नई सीट जो है वो बीजेपी जीत सकती है क्या इस लिस्ट के हिसाब से? देखिए, अभी तक 22 लोगों का नाम घोषणा किया था भाजपा ने, उनमें से एक ने विथड्रॉ किया कोई व्यक्तिगत कारण से, और भी 20 +1 21 नाम फिर से आने वाले हैं। और मुझे ये लगता है, ये विश्वास भी है कि लास्ट टाइम 18 सीट भाजपा ने जीता था। उसके बाद 2 सांसद चले गए थे, एक अर्जुन सिंह और दूसरा बाबुल सुप्रियो, और तो वो जाने के बाद हो गया 16। तो मुझे ये विश्वास है, और केवल विश्वास है, पर इसमें लॉजिक भी है कि इस बार कम से कम 27 सीट भाजपा लेके आएगी। थोड़ा सा इलेक्शन वाला दिन और उसके कुछ समय पहले से कुछ अगर टास्क हम लोग ठीक कर लिए, तो मिनिमम 27 सीट आएगी। ये मेरा एकदम विश्वास है और इसमें मेरा लॉजिक भी है। बताएँ, लॉजिक बताएँ। लॉजिक तो ये है कि ममता का जो लिस्ट है, इसमें इस बार ममता ने बहुत प्रयास की कुछ अच्छे लोगों को टिकट दिलाने का, सो कॉल्ड जो अच्छे लोग हैं सोसाइटी में, जिनका कुछ क्रेडेंशियल है सोशल सर्विस में, एक्टिविटीज में, इनमें से कोई भी ममता का टिकट लेने से इनकार कर दिया। इसीलिए व्यवस्था के कारण जो देव है, दीपक अधिकारी है, जो घाटाल से सांसद है, उसने रिजाइन कर दिया था अभी महीना भर पहले सांसद का पद से। फिर उसे टिकट दिया गया बिकॉज ममता को और लोग मिले हैं। सायनी घोष, जो हमारे भगवान के ऊपर इतना गंदा गंदा टिप्पणी किया, जो मैं चैनल में बता भी नहीं सकता, उसको टिकट दिया गया। एसआईओ का जो शहनवाज है, फिर आपका देगंगा वाला जो है हाजी इस्लाम, इस तरह का एलिमेंट्स को ममता टिकट देती है। इसका मतलब ये है कि शी इज रनिंग लो ऑन कॉन्फिडेंस, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है अच्छे फेस को लाकर टिकट दिलाने का और उसको चुनाव जितवाने का। वो अपने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दे रही है, जो दंगेबाज है, जो ड्रामेबाज है, ये लोग को टिकट दे रही है। और अच्छे लोग टिकट लेने से इनकार किए, क्योंकि अच्छे लोग जो है वो देख रहे हैं कि ममता जो शेख शाहजहां को बचाने में मर रही है, तो शेख शाहजहां हमारे भी समाज के जो औरत है उसको अपने पास बुला के, खाली वो नहीं, उसका पूरा टीम हिंदू औरतों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया, उनके घर के मर्द को पकड़ के पीटा, उनके सामने एक्सप्लॉइट किया। कलकत्ता के ऊपर अभिजीत सरकार, जो एक लोकल मतलब मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में बिलोंग करता था, एक नौजवान लड़का, उसको दिन दहाड़े पीट पीट के मार दिया। ये तो एक भद्र लोग जो है वो समझ रहा है, एक माँ का पीड़ा भी देख रहा है, और ये कोई इतिहास नहीं है, 4 साल पहले की घटना है, 2 साल पहले की घटना है, 2.5 साल पहले की घटना है। बेजुबान जानवर को दिन दहाड़े पीट पीट के, उनके घर के जो कुत्ते हैं उनको दीवार के साथ पटक पटक के मार डाला। तो ये सब सोशल मीडिया के बदौलत ये फैल रहा है। फ्रंट स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम मीडिया तो इसको दबा दे रहे हैं, पर आम लोग तो ये जान रहे हैं। और
वोट, एंटी ममता वोट को रोका नहीं जा सकता। लोग वोट तो ममता के अगेंस्ट में देंगे ही देंगे। जी। तो अब आपको लगता है कि कलकत्ता से कोई सीट इस बार निकल सकता है? हाँ, मैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि उत्तर कोलकाता निकल जाना चाहिए, निकल जाएगा। साउथ कोलकाता का भी चांस है। जादवपुर भी एक अच्छा सीट है। वो वाला सीट भी पॉजिटिव लग रहा है। हालांकि जादवपुर पहले सीपीएम का गढ़ हुआ करता था, कम्युनिस्ट का, फिर ममता के पास वो सीट चला गया है। पर इस बार हाई चांसेस है, क्योंकि जादवपुर भी इस दौरान लास्ट 5 साल में काफी चर्चा में रहा है। जो जादवपुर यूनिवर्सिटी है उसको लेकर काफी चर्चा में रहा है, और ममता हर समय जो कल्प्रिट है, जो अक्यूज्ड है, उनका पक्ष लेती आई है। पर आम लोग जो है वो तो, जो विक्टिम है, जिसको छत से गिरा दिया गया, जो मर गया बेचारा, बांकुड़ा का स्टूडेंट था, तो लोग को तो समझ में आ रहा है कि इस दिशा में ममता अपने राज्य को लेके जा रहा है। तो कलकत्ता के आसपास के देखिए, एक तो मेन फैक्टर है मुस्लिम वोट। पर यहाँ पर अगर थोड़ा हिंदू वोट का कंसोलिडेशन कर दिया जाए पूरा स्टेट में, जो कि बिल्कुल संभव है, तो ममता का सीट बहुत घट जाएगा, बहुत घट जाएगा। एक और मैं बात पूछना चाहता हूँ कि शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के जो उनका स्वयं का जो प्रभाव क्षेत्र है, वो आपके जो साउथ वेस्ट जो एरिया लगता है, और जो हुगली हुगली के पश्चिम का जो क्षेत्र है, जिसमें आपके एक कांथी और तामलुक, ये घाटाल, ये क्षेत्र है। तो पिछली बार यहाँ से तो इनके ही लोग जीते थे। इस बार क्या होगा? इस बार इनके ही लोग जीतेंगे। कांथी, तमलुक, घाटाल। घाटाल से तो वो देव जो है, दीपक अधिकारी, वो सांसद अभी है। हालांकि वो रिजाइन किया है, 19 में वो सांसद बना था। और ये शुभेंदुदा का स्ट्रॉन्ग होल्ड इलाका है। ईस्ट मिदनापुर जो है, थोड़ा सा मिदनापुर भी आता है उसमें, ये उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड इलाका है। और इस बार अगर वहां के लोग पूरा स्वतंत्र होकर अगर वोट दे देते हैं, वोट दे पाते हैं, तो वहां पर टीएमसी को एक भी सांसद निकालना मुश्किल हो जाएगा, सारा बीजेपी को आ जाएगा, अगर लोग ठीक तरह वोट दे दे तो। जी। और ये जो सुंदरबन का इलाका है, ये जयनगर, मथुरापुर, आपके साउथ। मथुरापुर पॉजिटिव है भाजपा के लिए। हम्म, पॉजिटिव मतलब जीतने का बहुत चांस है। मथुरापुर जो है वो ऐसी रिजर्व सीट है। जयनगर में थोड़ा मतलब लड़ाई तो होगा वहाँ, अच्छा। पर ये इसमें मुस्लिम वोट बैंक बड़ा रोल प्ले करेगा, और वहां पर पुराना सीपीएम का भी बहुत वोट है, तो वहाँ का समीकरण थोड़ा अलग है। पर मथुरापुर इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेस फॉर बीजेपी नाउ। वहां पर लड़ाई अच्छा होगा। लोग वहां पर भी अगर वोट दे तो पॉजिटिव बन जाएगा सीट। और अभिषेक बनर्जी, डायमंड हार्बर। अभिषेक के लिए इस बार लड़ाई टफ है, क्योंकि डायमंड हार्बर एक ऐसा लोकसभा है या सब डिवीजन भी है, वो एक जहां पर सबसे ज्यादा पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, सबसे ज्यादा। जो फाल्ता एरिया है, वो एक विधानसभा है फाल्ता, इस सब एरिया में इतना वायलेंस हुआ कि हम गिना नहीं सकते आपको। लोगों के जिसके घर में 6 गाय है, 4 गाय लेके जा रहा है, जो जिसको समझ में आ रही है बुरा गाय है, चल भी नहीं सकेगा ठीक तरह, उस गाय को जिंदा जला देते हैं। गाय जिंदा जल रहा है, और घर के लोगों को बांध के रख रहा है, वो लोग देख रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहा है, पूरा घर लूट लेता है। आदमी के मतलब औरत के सामने आदमी को लॉकअप में पीट रहे, वो कौन? जहांगीर के आदमी लोग। जहांगीर खान है, अभिषेक का राइट हैंड मैन है, डायमंड हार्बर सब डिवीजन का। उसको पश्चिम बंगाल सरकार से
ऑलमोस्ट जेड कैटेगरी का सिक्योरिटी मिला हुआ है, 10-12 पुलिस गाड़ी उसको कॉन्वॉय देता है। तो उन्होंने इतना अट्रॉसिटी किया कि अगर लोग वोट दे तो डायमंड हार्बर में भी अभिषेक को प्रॉब्लम होगा। हालांकि वो लगभग 3 लाख से अधिक वोटों से आगे है डायमंड हार्बर में। तो 2 फैक्टर काम करेगा। एक तो जो लोग डिप्राइव्ड हुए हैं सारदा में, बहुत सारे वहां मुसलमान भी है जिसका पैसा सारदा में पूरा डूब गया। बहुत सारे वहां पर मुसलमान भी है जिसका लैंड ग्रैबिंग हुआ है। जो जहांगीर है उसके बहुत सारे लैंड ग्रैबिंग भी किया है और गरीब मुसलमानों का भी किया है, ऐसा नहीं खाली हिंदू का किया है। पोस्ट पोल वायलेंस का जो घटना है, ये अभिषेक को वहां से एक बड़ा सबक सिखाएगा। और मुझे खुद ये विश्वास है, क्योंकि पोस्ट पोल वायलेंस के दौरान मैं बहुत जगह विजिट किया। लगभग हर दिन 250 किलोमीटर 200 किलोमीटर में ट्रैवल किया, लोगों के घर में गया, मदद किया। तो उसमें मेरा डायमंड हार्बर में मूवमेंट बहुत ज्यादा था, क्योंकि वहां पर एट्रोसिटीज बहुत ज्यादा था। और मुझे ये लोगों का आंखों में ये दिखाई दिया कि अगला बार वो लोग छोड़ेगा नहीं। जिस दिन उसको मौका मिलेगा वहां की आम जनता को, वो लोग छोड़ेगा नहीं, क्योंकि डायरेक्ट आप जनता को हिट किए हो, गरीब लोगों को आप डायरेक्ट हिट किए हो। केवल पैसा ले लेना या जॉब खा जाना वो नहीं, उनको अपमान, आपने चरम पर्याय पर अपने अपमान किया है, उनकी औरतों के ऊपर आपने हाथ डाला है। तो वहां के लोग छोड़ने वाले नहीं है। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा। अनुव्रत मंडल जेल में है, तो वो जो पूरा जो क्षेत्र है आपका पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें बीरभूम, आपका बीरभूम, बोलपुर, बर्दवान, आसनसोल और आपके क्या बोलते हैं विष्णुपुर और बाकी का जो उधर पुरुलिया वाला क्षेत्र है, इस पर कोई असर पड़ेगा क्या? पूरे इतना क्षेत्र में तो असर नहीं पड़ेगा। जो बीरभूम बोलपुर है, कुछ बर्दवान का क्षेत्र है, इसमें तो भारी असर पड़ेगा, क्योंकि वहां जो रिगिंग और प्रॉक्सी वोटिंग होता था, इसका प्लानिंग अनुब्रत ही करता था, उसी का माथा चलता था उसमें। और वो अंदर है, और उसका बेटी भी अंदर है, और कुछ लोग वहां से भागे हुए भी हैं। तो इसका तो एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। उस क्षेत्र पूरा जो आपने जितना बताया उसमें उतना में तो आएगा नहीं। बोलपुर बीरभूम का जो सीट और बर्दवान का कुछ एरिया जहां पर उसका दबदबा था, इसमें पूरा एक टीएमसी का वोट में डिक्लाइन दिखाई देगा, क्योंकि रेगिंग और प्रॉक्सी इस बार वो लोग इतना कर नहीं पाएगा। और अगर इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल फोर्सेस चाह, बिल्कुल ही नहीं होगा। तो अब एकदम भाजपा के लिए पॉजिटिव है वो एरिया। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवदत्त जी, और आपसे अब लगातार भेंट होती रहेगी, और इसी तरह से आप जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका बहुत बहुत शुभेच्छा आपके लिए। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। देवदत्त जी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपको वंदे भी मातरम। आपको भी धन्यवाद संजय जी। आप का चैनल हम लोग सब फॉलो करते हैं, देखते हैं, बहुत पॉपुलर है आपका यूट्यूब चैनल। और आप जिस तरीके से प्रश्न उत्तर में लोगों को एंगेज करते हैं, ये हटके है। तो आपको के लिए भी मेरा शुभेच्छा, शुभकामनाएं। और आपके दर्शकों को अगर मैं रिक्वेस्ट कर पाऊँ कि हमारे एक बड़ा टूल आज के दिन में है, या बड़ा वेपन आज के दिन में सोशल मीडिया है। तो हमारा जो सोशल मीडिया है देवदत्ता माझी, वो यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर में है। तो आपके जो दर्शक है वो लोग हमारा को फॉलो करना चालू करे, और थोड़ा हमारा वो भी बढ़ेगा, जो बिल्कुल बिल्कुल। वेपन में देवदत्त मांझी शार्पनेस जी जो भी है, आएगा। आपको ये बताना चाहें, जो लोग भी पश्चिम बंगाल के बारे में जानना चाहते हैं वो देवदत्त जी को फॉलो करेंगे तो उनको बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।